नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अर्थव्यवस्था की बातें कम और औरंगजेब की बातें जब ज्यादा होने लगे तब समझिए कि अर्थव्यवस्था को लेकर बात करने के लिए खास नहीं है। आप जितना ज्यादा औरंगजेब का हिसाब करेंगे उतना ही ज्यादा अर्थव्यवस्था का हिसाब करने की क्षमता खोते जाएंगे। आखिर क्यों महाराष्ट्र औरंगजेब की बहस में उलझाया जा रहा है? देश का एक औद्योगिक राज्य आर्थिक तरक्की की बात क्यों नहीं कर रहा है? या यह समझा जाए कि उसकी आर्थिक हालत खराब हो रही है, इसलिए औरंगजेब की बात हो रही है। जब आप सुबह सुबह अखबार में इस तरह के बयान पढ़ते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर है और 2030 तक इसकी जीडीपी 6.5% से 7% के बीच चलती रहेगी, तो समझ में आ जाता है कि अर्थशास्त्री भी आईटी सेल की तरफ बात करने लग गए हैं। आज सुबह कई अखबारों में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का बयान छपा है। सलाहकार जी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब ऑटो पायलट मोड पर दौड़ने लगी है, यानी 2030 तक 6.5 से लेकर 7% की दर से इसकी जीडीपी बढ़ती रहेगी बिना रिफॉर्म के भी। जिस तरह चीन 1979 से लेकर 2008 तक लगातार बढ़ता रहा, उसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था अब 10-15 साल तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन लखनऊ में भारतीय उद्योग महासंघ CII के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्हें पता होगा या एहसास हो रहा होगा कि जो कह रहे हैं किसी को दंभ लग सकता है, इसलिए वहां पर यह भी कहा कि वे मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से आते हैं। कई बार यह प्रवृत्ति होती है कि जो मिल रहा है उसके बारे में बात कम करो, मत कहो कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर नाराज हो सकता है। जो मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार जनता को भी जानना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था केवल अच्छा ही नहीं कर रही है, बल्कि ऐतिहासिक स्तर से भी अच्छा कर रही है। कैसे कहानी बनाई जा रही है? क्या कोई अर्थव्यवस्था किसी भी दर पर ऑटो पायलट मोड में जा सकती है? कि कुछ भी होता रहे दुनिया में, मंदी आती रहे या महंगाई बढ़ती रहे या कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहें, भारत की अर्थव्यवस्था की इतनी तरक्की तो होती रहेगी। और नहीं हुई तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? किससे आप सवाल पूछेंगे? फरवरी 2023 में सांख्यिकी मंत्रालय का आंकड़ा आता है कि 2021-22 में जीडीपी की अनुमानित दर 9.1% रही और 2022-23 की अनुमानित जीडीपी 7% रहेगी। 9% के अनुमान से 7% पर आ गई है। तो आपने मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का दावा देख लिया, और अब आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य का दावा सुनिए। संजीव सान्याल ने दिसंबर 2022 में G20 से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि हाल के विश्व में आर्थिक संकट के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा रहा है, मगर इसे और बेहतर करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि हम कई साल तक, ध्यान से सुने, हम कई साल तक 9% की विकास दर हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के दावों में 6 महीने में ही 2% की कमी आ जाती है। यह हाल है इस देश के सरकारी अर्थशास्त्रियों का। थोड़ा इन्हें भी देख लीजिए। ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। इन्होंने तो 11% तक का ख्वाब दिखा दिया था। अगस्त 2022 में इनका बयान है कि अगले दशक में 11% की विकास दर भारत को 2031 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती है। भाई, आपस में तय कर लो, जनता को 11% के नाम पर मूर्ख बनाना है या 7% के नाम पर या 9% के नाम पर मूर्ख बनाना है। विश्व बैंक के अनुसार 1978 से लेकर हाल के वर्षों तक चीन की जीडीपी औसतन 9% की दर से बढ़ती रही है। इस कारण चीन में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 40 साल में चीन की अर्थव्यवस्था 37 गुना बढ़ गई है। आज चीन की अर्थव्यवस्था $18 ट्रिलियन की है और भारत की करीब $3 ट्रिलियन की। भारत के अभी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की बात चल रही है। भारत के मंत्री कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। आपने देखा कि चीन को $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 40 साल लग गए, और इधर यानी भारत के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका एक बयान है कि 2047 में भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब कुछ भी, किसी बात की जवाबदेही तो है नहीं किसी की। हेडलाइन के लिए कुछ भी बोल दो। जीडीपी की दर हेडलाइन में देखकर कई लोगों को ठंडी हवा के झोंके का
एहसास होने लग जाता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सब ठीक चल रहा है। अब बस अगर कुछ बाकी है तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का हिसाब करना रह गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसी को औरंगजेब की औलाद बोलने लगे। मोहम्मद थावेर की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट और धार्मिक यात्राओं को लेकर सांप्रदायिक तनाव की हाल में कई घटनाएं हो चुकी हैं। मार्च महीने से लेकर अब तक 12 जगहों पर भीषण टकराव की घटना हो चुकी है। इन सब के कारणों में कई जगहों पर एक नाम की चर्चा देखी जा रही है, औरंगजेब की। हालत यह हो गई है कि सोशल मीडिया पर किसी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी तो बीड में बंद का ऐलान कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसे औरंगजेब की औलाद कहा, समझने वाले समझ गए। एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में इस बात की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी शानदार तरक्की कर रही है तब इसी की बात ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? क्यों गोदी मीडिया के जरिए देश को कभी लव जिहाद तो कभी टीपू सुल्तान और कभी औरंगजेब की बहस में झोंका जा रहा है? अगर इस देश को औरंगजेब का एक्सपर्ट ही बनना है तो एक काम कीजिए, सारा काम छोड़ दीजिए। औरंगजेब पर जितनी भी किताबें छपी हैं, दस्तावेज हैं, उसे पढ़िए और भूल जाइए कि आपकी कमाई कम क्यों हो रही है, क्यों आपकी बचत सूखती जा रही है। इसमें हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। एक ट्विटर हैंडल है इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री। इस पर औरंगजेब पर लिखी गई कई किताबों की जानकारी दी गई है। जैसे आप जादूनाथ सरकार की 5 खंडों की औरंगजेब की जीवनी द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब पढ़ सकते हैं। यह किताब भाजपा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फिर आप पढ़ने से क्यों हिचक रहे हैं, पढ़ लीजिए। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भी पढ़ लीजिए जो जादूनाथ सरकार की है। और अगर संक्षिप्त में जानकारी चाहते हैं तो ऑड्री तुरुष्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ भी खरीद सकते हैं। संवाद प्रकाशन ने तो इसका हिंदी अनुवाद छाप दिया है, आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके अलावा रिचर्ड ईटन की शानदार किताब इंडियाज इस्लामिक ट्रेडिशंस भी पढ़िए, जरूर पढ़िए। अगर पुराने दस्तावेजों को पढ़ना चाहते हैं तो साकी मुस्ताद खान की मासिरे आलमगीरी पर भी नजर डाल लीजिए। इसका अनुवाद सर जादूनाथ सरकार ने ही किया है। औरंगजेब की मौत के कुछ साल बाद लिखी गई थी यह किताब। यह भी भाजपा की वेबसाइट पर है। बताइए, किताबों की कमी नहीं है। औरंगजेब के पत्रों पर भी काम हुआ है। आप इसके लिए रुक्काते आलमगीरी भी पढ़ सकते हैं। एनएस इनामदार की किताब शहंशाह तो मराठी में भी है, अंग्रेजी में भी है। एम अतहर अली की किताब द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब भी पढ़ लीजिए। बाकी किताबों की जानकारी भी आप इस ट्विटर हैंडल से ले सकते हैं जिसका नाम इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री है। और एक नहीं, सभी किताबों को पढ़िए, तब देखिए कि इन्हें पढ़ने के बाद आप झगड़ा करने लायक बन जाते हैं या समझने लायक बन जाते हैं। 9 साल से जनता को इन बहसों में उलझाया जा रहा है। बेहतर है आप इन किताबों को अगले 9 महीने में पढ़ लें ताकि इस बहस में अच्छी तरह भाग ले सकें। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो उसके बारे में बहस का टाइम ही नहीं आएगा, केवल हेडलाइन छपकर आएगी। भारत के नौजवानों को यह समझना होगा, खासकर हिंदी प्रदेश के नौजवानों को, जिनके हिस्से दुनिया का सबसे घटिया स्कूल और सबसे घटिया कॉलेज आता है, उन्हें जान लेना चाहिए कि औरंगजेब तो इस दुनिया से 316 साल पहले चला गया। उसके बारे में जानना है तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़िए, सड़क पर आकर जानकारी हासिल करेंगे, तनाव पैदा करेंगे तो औरंगजेब का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपके शहर का वातावरण खराब होगा और उसका और खराब असर आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अपने हाल की भी चिंता कीजिए। आपके स्क्रीन पर आम जनजीवन की तस्वीरें हैं। ऊपर ऊपर देखने से हो सकता है कि सब ठीक ही लगे, लेकिन यह उस आम जनजीवन की तस्वीर है जिसे पता ही नहीं कि वह किस क्लास में आता है, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में या गरीब वर्ग में। क्या इन लोगों तक यह खबर पहुंची है कि 1 महीने की कमाई के औसत वाले देशों का जो आंकड़ा निकाला जाता है उसमें भारत का स्थान दुनिया में 65वें नंबर पर है। यानी जितने लोग कमाते हैं उनकी मासिक आमदनी का औसत निकालिए तो भारत में बहुत खराब है, लोग बहुत कम कमाते हैं। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा कमीशन की गई रिपोर्ट का आंकड़ा आया कि भारत में 25,000 कमाने वाला चोटी के 10% की आबादी में आ जाता है। यह हाल है आपकी अर्थव्यवस्था का, आपकी आर्थिक स्थिति का। तो सोचिए बाकी की आबादी कितने कम में गुजारा कर रही है।
मार अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है और आपसे कहा जा रहा है कि औरंगजेब के नाम पर मारामारी करते रहिए। विश्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि भारत में 4 में से 1 युवा बेरोजगार है। भारत की जवानी कहानी बनाने में लगी हुई है या उसे कहानियों के नाम पर बनाया जा रहा है कि औरंगजेब ने यह किया तो तुम भी वही करो। पता है कि जनता कहां उलझी है, इसलिए इसका लाभ उठाकर आर्थिक सलाहकार जैसे लोग कुछ भी बयान देते हैं कि अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर है, सब कुछ इतना ठीक है कि कुछ ना भी करें तो 6.5-7% की दर से जीडीपी बढ़ती रहेगी। कमाल है साहब। इनसे पहले भी कई लोग, कई मंत्री वगैरह इस तरह का दावा कर गए हैं, बल्कि वो तो 2 अंकों से लेकर 8 से 9% तक की जीडीपी का दावा कर गए, जिसका पता ही नहीं चला और उनकी जवाबदेही समाप्त हो गई क्योंकि जनता औरंगजेब में मस्त हो गई। अब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जीडीपी की दर को अगले 10-15 सालों के लिए फिक्स कर रहे हैं 6.5% की दर से। क्या भारत ने 8% की जीडीपी का दावा छोड़ दिया? उसने मान लिया कि वहां तक पहुंचने की क्षमता अब नहीं है? पिछले 9 साल की यही कामयाबी है कि हम मामूली सपने से समझौता करने लग गए कि फिलहाल अगले कुछ सालों के लिए 6.5% को ही सबसे बड़ा सपना मान लीजिए। इसे ही देखिए। मामला यह है कि 22-23 के वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के आंकड़े आए कि जीडीपी की दर चौथी तिमाही में 6.1% रही और इस वित्त वर्ष की जीडीपी 7.2% तक जा सकती है। इसी से सरकार उत्साह में आ गई है और बढ़ चढ़कर दावे करने लग गई है, लेकिन वह यह भी तो बताए कि इन आंकड़ों का आम जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है, उसे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार के दावों को कई पत्रकारों और आर्थिक जानकारों ने गंभीरता से चुनौती दी है, लेकिन उनकी बहस को हिंदी के अखबार अपने पाठकों तक नहीं पहुंचने देते हैं। द वायर में प्रोफेसर अरुण कुमार ने लिखा है कि तिमाही के ये आंकड़े अस्थायी हैं, इस पर अभी से हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? क्या लोगों को रोजगार मिल गया है? बस इस सवाल को पकड़कर प्रोफेसर कुमार सरकार की पोल खोल देते हैं। वे कहते हैं कि भारत में रोजगार को लेकर सटीक आंकड़ा नहीं मिलता। सरकारी आंकड़ों और सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी और विश्व बैंक के आंकड़ों में काफी अंतर होता है। फिर भी सभी आंकड़ों को देखकर लगता है कि 2013 से भारत में रोजगार की स्थिति में ठहराव है। जो भी तरक्की दिखाई जा रही है वो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की उत्पादकता का परिणाम है। इसे ठीक से समझिए, क्योंकि वहां तकनीकी बदलाव भी काफी हो रहे हैं। लेकिन जिस असंगठित क्षेत्र में 94% लोगों को काम मिलता है, वहां रोजगार में 5.5 से लेकर 9.25% तक की कमी आई है। काम नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो कम पैसे का काम मिल रहा है, जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मजदूरी या तो कम है या बढ़ नहीं रही है। यही कारण है कि औरतों ने बाजार में काम मांगना बंद कर दिया है। प्रोफेसर अरुण कुमार यही कहते हैं कि जीडीपी के इन आंकड़ों में केवल संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की कमाई और उनकी उत्पादकता नजर आती है। इनकी अमीरी की टॉर्च की रोशनी से बाकी भारत को भी अमीर दिखाया जा रहा है, जो सही नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में कम पैसे पर कमाने वाले ज्यादा लोगों की भीड़ का यह देश जब मंत्री की जुबान तक पहुंचता है तो हीरे के खदान की तरह चमकने लग जाता है। जीडीपी के आंकड़ों से सजी हेडलाइनें हर दिन इस प्रोपेगेंडा का 16 श्रृंगार करती रहती हैं। इसलिए इस देश में लोगों से कहा जा रहा है कि आप औरंगजेब पर बहस कीजिए, जब कुछ नहीं होता है तो किसी कोने से बीजेपी के नेता गोडसे जिंदाबाद कर देता है, ताकि बहस अगर अर्थव्यवस्था तक पहुंच रही हो तो तेजी से मुड़कर वहां पहुंच जाए जहां आपको गोडसे हीरो की तरह दिखे और औरंगजेब विलन की तरह। हमारे पास आर्थिक गतिविधियों की सटीक तस्वीरें नहीं हैं, फिर भी इन तस्वीरों को आप आर्थिक गतिविधियों से बाहर नहीं कर सकते। अगर भारत इतनी तरक्की कर रहा है तो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भारत के वित्त मंत्री या आर्थिक सलाहकार अलग से क्यों नहीं बात करते हैं? आर्थिक मामलों के पत्रकार टीएन नाइनन का ही एक लेख पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आई है। इसकी रफ्तार खेती के बढ़ने की रफ्तार से भी धीमी है। पिछले 4 साल में कृषि में 19% की वृद्धि हुई, निर्माण क्षेत्र में केवल 13% की। नाइनन कहते हैं कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में यह अजीब बात है कि निर्माण क्षेत्र कृषि से भी धीमा है। हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, यह तस्वीर तो है, लेकिन यह भी तो है कि उपभोक्ता वस्तुओं की खपत घटती जा रही है। दुपहिया वाहनों की बिक्री कम हो रही है और कारों की बिक्री बढ़ रही है।
यह तो यही बताता है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गांव में मांग की स्थिति साधारण वृद्धि या घटती के बीच ही झूलती रहती है। नाइनन कहते हैं कि यह चिंता का विषय होना चाहिए। आर्थिक पत्रकार विवेक कौल ने लिखा है कि इस साल दुपहिया वाहनों की बिक्री 2014-15 के जैसे पहुंच गई है। मतलब अगर तरक्की हो रही होती तो बिक्री बढ़ जाती, मगर यहां तो हम 9 साल पहले के लेवल पर पहुंच रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? फिर महंगी कारें खूब बिक रही हैं, मगर सस्ती कारों के खरीदार नहीं हैं, उनमें कमी आ रही है। हवाई जहाज के सेक्टर में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और नॉन सबर्बन रेल यात्राओं में यात्रियों की संख्या 2018-19 के मुकाबले 29% कम हो गई है। मतलब साफ है, गरीब लोग और कम कमाई करने वाले लोग तेजी से अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से साफ किए जा रहे हैं, किनारे पड़ते जा रहे हैं। उपभोक्ता सामान खरीदने की उनकी क्षमता घटती जा रही है। पिछले महीने 3 करोड़ लोगों ने मनरेगा में काम मांगा है, यह विवेक कौल ने लिखा है। कोविड को छोड़ दे तो यह मई के महीने का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब यही है कि बाजार में नौकरी नहीं है, बहुत कम मजदूरी है, तो लोग मनरेगा की तरफ भाग रहे हैं। और आर्थिक सलाहकार भाषण दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर आ गई है। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि उसका पायलट कौन है यही नजर नहीं आ रहा है, लापता हो गया है। जो भी पायलट है वो औरंगजेब नाम का जहाज उड़ाने में लगा हुआ है। भारत की गरीबी कराह रही है। राजनीति ने एक फॉर्मूला खोज लिया है, लोगों के खाते में कुछ पैसा दो। अगर यह नहीं किया जाता तो इस देश के लोग भूखमरी के शिकार हो जाते और हाहाकार भी मच जाता। विवेक कौल के लेख से पता चलता है कि भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में भी वृद्धि आई है। 2019-20 में 382 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जो जीडीपी का 1.9% था। 2022-23 में यह रकम 6.67 ट्रिलियन रुपए की हो गई। यह जीडीपी का 2.45% है। बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल होने पर अपनी कामयाबी का पोस्टर निकाला है। एक पोस्टर पर लिखा है कि क्या आपने सोचा था कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। यह पोस्टर बता रहा है कि मोदी राज में 80 करोड़ लोग किस हाल में जी रहे हैं। जिस गुजरात को विकास का मॉडल स्टेट कहा गया, उस गुजरात की करीब आधी आबादी 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा था। इस बात को उसी नेता ने छाती पीटकर कहा जो गुजरात मॉडल की तारीफ में देश भर में छाती चौड़ी किया करते थे। कमाल है, गरीबी के आंकड़े को भी समृद्धि के आंकड़े में बदल दे रहे हैं। और मीडिया से एक सवाल तक नहीं पूछा जाता है, क्या इस देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार इन विश्लेषणों को नहीं पढ़ते होंगे? उन्हें परेशानी नहीं होती होगी कि गुजरात कैसा विकसित राज्य है जहां की आधी आबादी मुफ्त अनाज पर गुजर बसर कर रही है। राजू सजवान, हिमांशु शगुन की यह रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार को दिखा दीजिए, जो डाउन टू अर्थ में छपी है। यह रिपोर्ट बता रही है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा करती है, मगर 15 करोड़ लोग अभी भी राशन से वंचित हैं। ऐसा क्यों हुआ है? आप डाउन टू अर्थ की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर हिरण की तरह इधर उधर कूदना बंद कर दीजिए। भैंसे की तरह ठहर कर सोचिए कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की सीमित तस्वीर पेश कर रहे हैं या कुछ लोगों की अधिक कमाई और अधिक उत्पादकता का आंकड़ा है, जो सही है। मगर इस आंकड़े में आप जैसे ही उन बहुत लोगों की बहुत कम कमाई और बहुत कम उत्पादकता को शामिल करते हैं, आंकड़ों का रंग फीका पड़ने लग जाता है। भारत में जितने लोग काम करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बहुत कम कमाता है, या बहुत कम कमाने वाले बहुत लोगों की अर्थव्यवस्था है। लोगों की आर्थिक तकलीफ को केवल एक ही शख्स दूर कर सकता है और वो है औरंगजेब। इसके नाम पर राजनीति तेजी से हिंदी प्रदेश के युवाओं को दंगाई कैटेगरी में झोंकने में लगी है, ताकि इस देश का युवा केवल औरंगजेब के नाम पर लड़ने के लायक बचा रहे, अपनी आर्थिक हालत को लेकर लड़ने या पूछने के लायक ही ना रहे। आज औरंगजेब की जरूरत सबसे ज्यादा उस दल को है जिसके पास इस आर्थिक बदहाली के सवालों के जवाब नहीं है, और सवाल पूछने पर उनकी मंत्री कहती हैं कि हम आपके मालिक से बात करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।